नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विक्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और उस कॉन्सेप्ट्स को जान के, फॉर्मूला को जान के हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम अब इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। इसमें आपको वन लाइनर ट्रिक्स मिलेंगे, कुछ कुछ जगह जहां हम फंसते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कि इसको कब अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें, उसे हम जानेंगे। और इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहे ताकि बीच बीच में जो एनसीईआरटी के कुछ लाइंस जो होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में सम अप किया हुआ है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ कर रहे हैं या फिर किसी क्लास से पहले आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए अंत तक जुड़े रहें। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहला चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सपोज़ ये एक बॉडी है और ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्वेश्चन पेपर में वो की पॉइंट्स है ये। सेंटर ऑफ मास इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटी पर। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल फोर्सेस। इसका मतलब होता है कोई भी इंटरनल फोर्सेस के वजह से सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास ओनली डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फोर्सेस। हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे तभी सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपका टाइम बहुत ही सेव हो गए। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया स्टेटमेंट से बहुत यूज़फुल है। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बढ़िया। चलते हैं जल्दी से अगले पॉइंट की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास हमें पूछा जाता है टू फाइंड बिटवीन द टू बॉडीज़। तो सपोज़ हम दो बॉडी ले लेते हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। उसका मास, बॉडी ए बॉडी बी, उसका मास m1 ले लेते हैं और m2 ले लेते हैं। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे कैपिटल R। कैपिटल R इसको स्प्लिट करेंगे तो R1 और R2 का डिस्टेंस हम ले लेंगे। R1 और R2 का डिस्टेंस ले लेंगे और इसमें पूछा जाता है हमको फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास बहुत आसान सा डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है, वो है R1 इज़ इक्वल्स टू M2 कैपिटल R बाई M1 प्लस M2। जैसे कि आपको दिख रहा है R1 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी ए। अगर आपको पूछ लिया सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बॉडी ए, तो आपको ये लगाना है फॉर्मूला। और R2 M1 इंटू कैपिटल R बाई M1 प्लस M2, जहाँ M1 हो गया मास ऑफ द बॉडी 1, M2 हो गया मास ऑफ द बॉडी 2, कैपिटल R हो गया डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। ये हमने जान लिया। और सेंटर ऑफ मास एक और तरीके से पूछ सकता है, वो होता है एक्सिस में। अगर ये हो गया हमारा पहला केस और दूसरा केस में क्या होता है, ये हो गया हमारा एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ऐसे हमको एक्सिस दे दिया जाता है और इस एक्सिस से ऊपर मास प्लेस कर दिया जाता है। तो ये हो गया मास हमारा, ये हमारा मास हो गया M1 M2, ठीक है, बढ़िया। तो जब हम लोग को ऐसा मास दे दिया जाता है और एक्सिस के प्लेस, तो सबसे पहला थॉट और सबसे पहला चीज़ जो हमें करना चाहिए वो है कोऑर्डिनेट्स लिखना। सो इसका डिस्टेंस हम ले लेंगे, लेट्स से ये R1 है और यहाँ से ये R2, ठीक है, और ये 2 पर है, ये 3 है। तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, पहले x एक्सिस 2, 0 और इसका y एक्सिस 0 हो गया,
क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, और ये 3,0 क्योंकि ये डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला चीज़ जो हमने किया है वो है कोऑर्डिनेट्स को लिखना। फिर हम अपना डायरेक्ट सा सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, वो है x इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। यहाँ x1 क्या है? x1 है x कोऑर्डिनेट, m1 क्या है? मास ऑफ वन फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है? मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, और x2 क्या है? द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड बॉडी। m1 वैसे ही टोटल मास नीचे लिखेंगे। तो हम लोग को जब सेंटर ऑफ मास आएगा तो x और y कोऑर्डिनेट में रहेगा, वो डायरेक्ट नहीं रहेगा, एक डायरेक्ट आंसर नहीं रहेगा, बल्कि x और y कोऑर्डिनेट में रहेगा। अब इसको अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे हम, जैसे m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये तो सभी को मालूम ही होता है, बहुत आसान था, बहुत इजी था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारे पास तीसरा केस पूछ लेता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रॉड, थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में रहता है थिन रॉड। थिन रॉड को हम छोटे छोटे मास में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे मास में हम ऐसे डिवाइड करते हैं। इस छोटे छोटे मास को हम बोलते हैं dm, और जब हम dm को इंटीग्रेट करते हैं, जब dm को जोड़ते हैं, उसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हम जब dm को जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बाय x dm, तो हमको मिलता है क्या? सेंटर ऑफ मास। इसको फॉर्मूला के रूप में हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय dm, सेंटर ऑफ मास फॉर द कंप्लीट लेंथ। इसका पूरा लेंथ है l, इसका लेंथ है पूरा l। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड इज इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम द लेंथ 0 to l। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? बढ़िया बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम आराम से इसे अप्लाई कर पाएँ। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया है हमसे 3 masses 200 grams 150 ग्राम 100 ग्राम आर प्लेस्ड एज शोन, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो ये डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 मास दे दिया गया है, और इन तीनों मास में से यूज़ करके हमको पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यूज़ करना है। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पहले इसको खुद से ट्राई करेंगे, जितना भी बन सकता है खुद से ट्राई करेंगे। पॉज कीजिए। बढ़िया, बन गया? नहीं बना कोई बात नहीं, अपने आंसर को चेक कीजिए, अपने स्टेप्स को चेक कीजिए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे मासेस का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। सारे मासेस का क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट्स। नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो मास 1 है हमारे पास 200 ग्राम्स, मास 2 है हमारे पास 100 ग्राम्स, और मास 3 जो है हमारे पास जो है 150 ग्राम्स। इसका हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। और तो ये हो गया एट अ डिस्टेंस, इसको हम नेम कर देते हैं, आसान हो जाएगा, ABC। तो A का कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारे पास 0,0 क्योंकि वो ओरिजिन पर है। B जो हो गया वो है हमारा, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाइड करूं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इसका पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स लिखते समय हमें देखना पड़ेगा x एक्सिस से कितना दूर है। तो ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, बढ़िया। तो ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो इसका टोटल लेंथ अगर 0.5 है तो ये तो हाफ डिस्टेंस तक ही है ना। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो बस इसका इतना ही पड़ता है, उसका हाफ है। तो
तो उसका x कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे 0.25, ठीक है, 0.25। और इसका y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम कैसे, हम y कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, 0.25 हो गया, ये 0.5 हो गया। अब इसको हाइपोटेनस थ्योरम से लगा के हम इसको ढूंढ सकते हैं, जो हो गया 0.25 बाई √3, 0.25 इंटू √3, 0.25 इंटू √3। इसका x और y कोऑर्डिनेट हो गया। यह हाइपोटेनस मैं कर देता हूँ एक बार। सो 0.5 इज इक्वल्स टू 0.25 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो वाई कोऑर्डिनेट हमको ढूंढना है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 √3। और b का हो गया, अब c का कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, b का हो गया 0.25 और 0.25 √3। अब c का कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, x एक्सिस का हो गया 0.5, एक कंप्लीट लेंथ है 0.5, और y एक्सिस का एज़ यूजुअल 0, y एक्सिस का एज़ यूजुअल 0। अब इसके बाद ये पहला स्टेप था। अब इसके बाद हम अपना डायरेक्ट जो है फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट जो है हम अपना फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या पूछा गया था, सेंटर ऑफ मास, जी हाँ। तो हम अपने फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2, क्योंकि यहाँ 3 मास है तो m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 हो गया 100, इसका कोऑर्डिनेट्स था 0, x कोऑर्डिनेट यहाँ बस x लिखा है ना हमने, तो बस x कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे हम। तो m2 हो गया हमारा 200 ग्राम, और इसका कोऑर्डिनेट था 0.25 प्लस 150 ग्राम, और इसका कोऑर्डिनेट था 0.5। टोटल मास हो गया 200 प्लस 100 300 प्लस 150 हो गया 450। तो x का हमको मिलेगा 5/18 मीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5/18 मीटर्स। सेम चीज़ अब हम y के साथ रिपीट करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सब्सटीट्यूट करेंगे अब हम 100 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 0.25 √3 प्लस 150 इंटू 0 बाय 450। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आएगा 1/3 √3 मीटर्स। ठीक है, ये था x कोऑर्डिनेट का आंसर, ये था y कोऑर्डिनेट्स का आंसर। कितने लोग का सही जवाब आया है कमेंट सेक्शन में नीचे जाके बोलिए, और नहीं आया तो चेक कर लीजिए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, इसमें बस कोऑर्डिनेट लिखना था, इसमें का कोई ट्रिकी पार्ट नहीं था, इसमें बस आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना आना चाहिए था, तो ये सॉल्व जल्दी हो जाता। और ये क्वेश्चंस पूछा गया है नीट के PYQ में भी। ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 ऑफ अ थिन रॉड हुज लेंथ इज l एंड हुज लैम्डा इज इक्वल्स टू kx। लैम्डा मतलब क्या हो गया, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, रिकॉल कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करेंगे और पहले सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व हो गया, नहीं हुआ बढ़िया, देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो हमने फॉर्मूला सीखा था, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm फॉर द कंप्लीट लेंथ l। तो यहाँ हम लोग को दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। x dm की वैल्यू, dm क्या हो गया, स्मॉल मास, और मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है,
तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डीएम, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूब हो जाएगा तो नीचे x² 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 2/3 KL, 2/3 KL। इसमें था कि हम लोग को kx को सब्स्टिट्यूट करना है एट द प्लेस ऑफ dm और स्ट्रेट इंटीग्रेशन कर देना है, तब हमको आंसर मिलेगा 2/3 KL। कितने लोगों को ये आंसर मिला है कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है मोशन इन सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटर ऑफ मास जब चेंज होता है, जब वो मूवमेंट में होता है, पूरा सिस्टम जब मूवमेंट में होता है तो सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ आगे चलता है, क्योंकि वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड था, इसलिए उसके साथ सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ता है। इसका आसान सा फॉर्मूला हमारे पास है, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 ऑन बाय m1 प्लस m2। यहाँ डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है शिफ्ट इन पोजीशन। डेल्टा x होता है शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन, डेल्टा x हो गया शिफ्ट इन पोजीशन। ये हमारा चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन सेंटर ऑफ मास। आपको शिफ्ट के बदले वेलोसिटी भी दे सकता है, आपको शिफ्ट के बदले एक्सेलरेशन भी दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है एट द प्लेस ऑफ एक्स। वेलोसिटी दिया तो वेलोसिटी वहां लिख दीजिए, एक्सेलरेशन दिखाया तो एक्सेलरेशन लिख दीजिए। समझ गए? बहुत आसान है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर है जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपके कोचिंग में या फिर नीट में भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन सबको पूछने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के डेप्थ से उठाया गया है ये सारे लाइंस। बहुत सारे बच्चे सोचने में बैठ जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको याद रहेगा तो आप बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला पॉइंट है, इन एन एक्सप्लोजन द सेंटर ऑफ मास फॉलोज अ पैराबोलिक पाथवे। तो जब एक्सप्लोजन होता है, सपोज एक बॉडी जो है वो एक्सप्लोड किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बॉडी जो है वो एक्सप्लोड किया, तो एक्सप्लोड करते समय यहाँ दो पीस में बढ़ जाता है। तो हम नॉर्मली यूजली क्या सोचते हैं कि स्प्लिट हो गया है बॉडी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी स्प्लिट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि हमने सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, वो डिपेंड ही नहीं करता है इंटरनल फोर्सेस में, तो क्यों चेंज होगा? तो इसलिए सेंटर ऑफ मास, अगर बॉडी पैराबोला में चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी पैराबोला में चलेगा, इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथवे। ठीक है, it does not change parabolic pathway। एक्सप्लोजन के केस में ये होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, सेकंड जो आता है, सेकंड पॉइंट जो आता है जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, वो है इन अ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, फॉर एग्जांपल द डीके ऑफ रेडियम, जब वो रेडियम डीके होता है तब भी सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ जाता है, कैसे चेंज होता है।
आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको कंफ्यूजन में डाल दिया जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर मूविंग न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस मूविंग है, तो जो सेंटर ऑफ मास पहले से था, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस था जो पहले से मूविंग था, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ था, सपोज यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और वो डीके हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास तब भी, डीके हो जाने के बाद भी, स्ट्रेट पाथ, यूनिफॉर्म पाथ, स्ट्रेट है ये, यूनिफॉर्म पाथ, यूनिफॉर्म पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म पाथ फॉलो करता है, उसका पाथ चेंज नहीं होता। ओरिजिनल में जो भी सेंटर ऑफ मास था, उसका जो भी पाथ था, वही पाथ को वो फॉलो करता है। बढ़िया। उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है, व्हेन न्यूक्लियस इज एट रेस्ट द सेंटर ऑफ मास विल आल्सो रिमेन एट रेस्ट। यही मूविंग था, तो वो उसका सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ चलेगा ओरिजिनल पाथ पर, यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर वो रेस्ट पर है, अगर वो रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। और आखिरी का पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो डायग्राम के नीचे था, कि व्हेन टू स्टार्स आर मूविंग इन एन हेलिकल पाथ द सेंटर ऑफ मास मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं बढ़िया सा डायग्राम में, ये दो स्टार्स है और इसको हेलिकल पाथ में ले जाया गया है। अगर ये दोनों स्टार्स हेलिकल पाथ में ले जाते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, नॉट इन हेलिकल पाथ बट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है, अगला टॉपिक जो है तो वो है चेंज इन शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ मास। अगर आपको एक बॉडी दे दिया गया है, जैसे स्क्वायर है, एंड masses आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फोर स्क्वायर। डायग्राम थोड़ा सीधा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन से मतलब होना चाहिए। तो ये चार मास है, और एक मास को हम अगर रिमूव कर देंगे, इस मास को अगर हम रिमूव कर देंगे, टेकन आउट, तो क्या होता है? शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास हैपेंस टुवर्ड्स, ऑलवेज हैपेंस टुवर्ड्स द हेवियर साइड। तो अगर इसको निकाल देंगे तो हेवियर साइड ये हो गया, ये देख सकते हैं आप, हेवियर साइड ये हो गया, तो शिफ्ट विल हैपन टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, शिफ्ट विल हैपन टुवर्ड्स दिस साइड। इसके लिए हम लोग के पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। और वो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स, सेंटर ऑफ मास, मतलब शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स बाय नेट मास, नेट मास। नीचे लिख देता हूं इससे, डेल्टा एक्स शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू माइनस, हम लोग माइनस क्यों लिख रहे हैं? माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मास एक रिमूव हो रहा है, और जो भी मास रिमूव हो रहा है हम उसको लिखेंगे एम, फिर डेल्टा एक्स, द शिफ्ट, शिफ्ट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हम लिखेंगे, ये जो शिफ्ट हो रहा है सेंटर ऑफ मास वो होता है डेल्टा एक्स बाई नेट मास, नेट मास। इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको, पहले माइनस लिखेंगे क्योंकि मास जो है वो रिमूव हो रहा है, माइनस एम जो भी मास जो है, और डेल्टा एक्स इसका डिस्टेंस हम लिखेंगे, ये टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डायगोनल का डिस्टेंस तो ए रूट टू आता है, ए रूट टू, इसका हाफ करेंगे तो हम लोग के पास आएगा ए बाई रूट टू, बाई रूट टू। तो ये डिस्टेंस जो है वो ए बाई रूट टू है, ये जो डिस्टेंस जो है वो ए बाई रूट टू है, इंटू ए बाई रूट टू। नेट मास, नेट मास क्या होता है? पहले चार मास था हम लोग के पास, तो फोर हो गया, फोर में से एक निकाल दिए तो थ्री हो जाता है, फोर एम माइनस एम इज फोर एम माइनस एम, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ए बाई थ्री रूट टू। फॉर्मूला बहुत आसान था, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स बाई नेट मास। बहुत इजी फॉर्मूला है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं।
डेल्टा एक्स जो है शिफ्ट होता है, शिफ्ट जहां से भी निकाला इट शिफ्ट टूवर्ड्स हेवियर साइड, इट शिफ्ट टूवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर हम लोग देखेंगे, मास से लेके सेंटर का जो डिस्टेंस है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। इसके नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सेकेंड केस में हमारे साथ होता है स्पीयर या फिर डिस्क। स्पीयर या डिस्क में से भी वो लोग एक पार्ट कट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास एक सर्कल और इसमें से एक पार्ट, इसको स्पीयर बुलाते हैं। तो पूरे स्पीयर में से एक पार्ट को कट कर देते हैं, एक छोटा स्पीयर को कट कर देते हैं और पूछते हैं हमसे शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। तो सेम फॉर्मूला है, सेम उसके जैसा है, लेकिन आपको यहाँ रेडियस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको स्पीयर पूछता है तो याद रखिएगा हमेशा, स्पीयर पूछता है तो याद रखिएगा हमेशा आर क्यूब लेना है, और हमारे पास अगर डिस्क पूछ लिया तो हमेशा याद रखिएगा आर स्क्वायर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, रुकिए, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास मतलब शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस फिर से क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं किसी चीज को तो माइनस लिखेंगे सबसे पहले, और स्पीयर के लिए हम लोग लिखेंगे आर क्यूब इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाय आर क्यूब माइनस आर क्यूब। कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ द बिगर स्पीयर, जो भी बड़ा स्पीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, बिगर स्पीयर। स्मॉल आर जो है, अब स्मॉल आर जो भी स्पीयर निकाला गया, स्पीयर में से जो भी छोटा सा सर्कल निकाला गया उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ द कट आउट स्पीयर, रेडियस ऑफ द कट आउट स्पीयर। ये हो गया हमारा शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास और स्पीयर। अगर वही चीज हम डिस्क के लिए लिखेंगे तो मैंने आपको क्यों बोला आर स्क्वायर और आर क्यूब को याद रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला में चेंजेस आएगा। वो डेल्टा एक्स of change in shift in center of mass is equals to minus r square by capital R minus small r by r square minus r square। तो यहाँ आर क्यूब था और यहाँ आर स्क्वायर है, माइनस सेम रहेगा क्योंकि रिमूव कर रहे हैं, बस इसको याद रखना पड़ेगा। ये जो है ये डिस्क के लिए अप्लाई होता है, डिस्क में हमेशा आर स्क्वायर लेंगे और स्पीयर में हम हमेशा आर क्यूब लेंगे, जिसमें हमेशा हम आर क्यूब लेंगे। समझ गए? बहुत इजी था, इसको लिख लेंगे हम। समझ गए? बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले केस की ओर। अगला केस जो है हमारा, अगर आपको रेडियस और साइड के बदले एरिया पूछ लिया गया। फॉर एग्जांपल फोर्थ केस हमारा, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, बढ़िया। तो हम लिख देते हैं ए बी सी और डी। इसमें से अगर आपके एक बड़े स्क्वायर में से एक छोटा स्क्वायर निकाल दिया गया, जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा था, एक पूरे बड़े स्पीयर या डिस्क में से एक छोटा स्पीयर निकाल दिया, तो हम कैसे शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे, वैसे ही इसमें अगर एक बड़े स्क्वायर में से एक छोटा स्क्वायर निकाल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्वायर को निकाल दिया गया, इसको निकाल दिया गया, तो हम शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढेंगे कि रिमूव इज रिमूव, ठीक है, ये शेडेड पार्ट को रिमूव कर दिए, तो हम कैसे ढूंढेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको देंगे ए, ए है द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड। तो स्क्वायर का एरिया हम सभी जानते हैं, वो होता है ए स्क्वायर एरिया। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, तो ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर बाई फोर्थ, 1/4, क्योंकि 4 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा को निकालेंगे तो उसका एरिया क्या होगा? 1/4। सबका मिला के हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 देगा आपको क्या? ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक हिस्सा को निकालेंगे तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर बाई 4। समझ गए इतना? ये बेसिक था।
अब इसको फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास एक्स सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, जैसे कि हम पहले लिखते आ रहे थे, माइनस पहले लिखेंगे क्योंकि रिमूव हो रहा है, बाद में एरिया लिखेंगे, एरिया, क्योंकि हम एरिया से ही फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया इनटू डेल्टा एक्स बाय नेट एरिया। ठीक है, डेल्टा एक्स सेम होने वाला है क्योंकि हम इससे रिमूव कर रहे हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये हेवियर साइड है। इसका डिस्टेंस, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, तो ये शिफ्ट हो जाएगा सेंटर की तरफ। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा सेंटर की तरफ, और इसका डिस्टेंस जो है, अगर ये पूरा डिस्टेंस a/√2 है, तो आधा डिस्टेंस हमने देखा a/√2 था और उसका आधा, तो इसका डिस्टेंस होगा a/2√2, a/2√2। तो एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर रिमूव्ड, एरिया ऑफ द स्क्वायर रिमूव्ड है a²/4, जैसे कि हमने देखा इधर पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में था रेडियस, रेडियस रिमूव्ड, रेडियस ऑफ द स्पीयर और द पार्ट ऑफ द डिस्क रिमूव्ड। ठीक है, उसका लिखेंगे, यहाँ पर हमें एरिया यूज करना पड़ेगा। एरिया क्या है, हमने अभी जस्ट देखा a²/4, क्योंकि a²/4 चार बार मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बनता है, तो a²/4 इंटू शिफ्ट, शिफ्ट जो है उसके सेंटर से सेंटर की तरफ, पूरे बड़े स्क्वायर के सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसका डिस्टेंस जो है a/2√2। a/2√2 समझ के कैसे आया, नहीं समझे, ये पूरा स्क्वायर है। ठीक है, का डिस्टेंस जो है √2 है, ये सब जानते हैं हम, और इसका आधा डिस्टेंस, इसका आधा डिस्टेंस होगा, इसका आधा करेंगे तो a/√2 आएगा। सही है, a/√2, और इसमें आधा का भी आधा है, समझ रहे हैं, आधा का भी आधा, तो हो गया इसका हाफ, a/2√2। ठीक है, a/2√2। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज रिमूव्ड इनटू शिफ्ट विच इज a/2√2, और नेट एरिया, नेट एरिया, टोटल एरिया क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में a², और उसमें से कितना निकल गया a²/4, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -a/6√2। हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, बढ़िया। अब आखिरी केस की ओर बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ केस। अभी तक हमने पढ़ा रिमूवल, अभी तक माइनस माइनस पढ़ते आ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ मास पर कैसे चेंज होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर ये हमारा आखिरी केस है, फिफ्थ केस, इसमें अगर आपको 3 मास दे दिया गया है इन अ ट्रायंगल, सपोज ये 3 मास दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक एडिशनल मास m रख दिया गया है, तो आप शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढेंगे, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू प्लस, अभी तक हम माइनस लिखते आ रहे थे क्योंकि जो भी मास जो है वो रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मास जो है वो ऐड हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे प्लस, प्लस m1, मास जो भी ऐड हो रहा है उसका लिखेंगे हम m, इंटू डेल्टा एक्स बाई नेट मास, बाई नेट मास। ठीक है, बहुत आसान था, एक्स फिर से वही हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द मास टू द सेंटर, फ्रॉम द मास टू द सेंटर, और इसमें यहाँ नेट मास जो होगा इस बार 3m प्लस m होगा, माइनस नहीं, क्योंकि हम ऐड किए। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत आसान सी चीज है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम जानेंगे कुछ वेक्टर्स, वेक्टर्स के बेसिक, आप सभी लोगों को पता ही होगा, या ड्रॉपर्स है तो आपको पता होगा, या फिर आपने एक बार पढ़ा होगा, फिर भी हम रिवाइज करेंगे और कुछ की पॉइंट्स को हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको रिवाइज हो सके। वेक्टर्स, वेक्टर्स
सभी लोग जानते हैं एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इसको लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा। ये बहुत बेसिक है, ए बी साइन थीटा, इसको वेक्टर्स बोलते हैं। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि आपको आई कैप इंटू जे कैप पूछ लिया, या फिर जे कैप इंटू के कैप पूछ लिया, या फिर कुछ भी उल्टा भी पूछ सकता है, के कैप इंटू जे कैप पूछ लिया, तो बहुत बार हम सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इस सिली मिस्टेक और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत सिंपल सी डायग्राम है। आई कैप बहुत लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते, आई कैप जे कैप और के कैप को हम इस तरह लिखेंगे एक सर्कल में, और ऐसे एरो मार्क डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आई कैप इंटू जे कैप, क्या मिसिंग लग रहा है आई कैप इंटू जे कैप में, के कैप, तो के कैप लिख देंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, जे कैप इंटू के कैप, क्या मिसिंग लग रहा है आपको, आई कैप, तो आई कैप लिख देंगे। आई कैप के कैप इंटू आई कैप, क्या मिसिंग लग रहा है आपको, जे कैप, तो जे कैप लिख देंगे। अगर ये एरो की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर उल्टा पूछ लिया, सपोज यहाँ आई कैप इंटू जे कैप किया आपने, अगर उल्टा पूछ दिया एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जे कैप इंटू आई कैप, आपको कुछ नहीं, सिंपल सा माइनस के कैप आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं पूछूं तो जे कैप इंटू के कैप, जे कैप इंटू के कैप, तो आएगा अपना नॉर्मल आई कैप। और के कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान था, बहुत आसान था। हम कुछ प्रॉपर्टीज की ओर देखते हैं। बहुत आसान से प्रॉपर्टीज है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उस पर टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। एक पूरा शीट है, शायद नहीं आ रहा होगा कैमरा में, कोई बात नहीं, हम पॉइंट वाइज इसे देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। पहला प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग सब लोग पढ़ते आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड से। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस इंटू ए क्रॉस। इन वेक्टर्स द सेकेंड मिरर इमेज रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर मिरर इमेज ऑन रिफ्लेक्शन, अगर मिरर इमेज ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस रखेगा, तो वो मिरर इमेज रिफ्लेक्शन के बाद भी ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस ही रहता है। थर्ड पॉइंट जो है, वेक्टर्स एंड स्केलर बोथ आर कम्यूटेटिव, बोथ आर कम्यूटेटिव। दोनों इसमें की पॉइंट है, दोनों में सेम है कि ए इंटू बी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बहुत बेसिक चीजें है, लेकिन आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। वेक्टर रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स कंपोनेंट। अगर आपके पास ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस है और उसका रिजल्टेंट सी है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, और ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है ए इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ए क्रॉस इंटू ए क्रॉस रखेंगे तो जीरो आएगा, बी क्रॉस इंटू बी क्रॉस जीरो आएगा, सी क्रॉस इंटू सी क्रॉस इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि उसका थीटा जो है 90 डिग्री हो जाता है, थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। सेम चीज यहाँ भी दिया हुआ है, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस डॉट ए इज जीरो, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस डॉट बी इज जीरो, क्योंकि फिर से थीटा जो है 90 डिग्री हो जाता है। ये थे हमारे 6 पॉइंट्स, की पॉइंट्स। रिवाइज कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तो आप नहीं ले सकते, इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। हमारे पास 6 पॉइंट्स थे। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हो गया सॉल्व। तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्रॉस है, वेक्टर्स है, ठीक है, तो क्रॉस में साइन थीटा लिखाएगा, डॉट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो हमें कॉस थीटा लिखना होता है। तो ए बी बाई ए बी
इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ए बी कैंसिल हो जाता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा होता है, बाद में थीटा का वैल्यू 45, तो आपका आंसर 45 आना चाहिए। तो आपका आंसर 45 आना चाहिए। सभी को यह आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो हमको नॉर्मल स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट बोलता है। तो आपको दो कॉम्पोनेंट दिया गया है, इसका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। हो गया, बहुत इजी है। स्केलर में क्या होता है, डायरेक्ट स्केलर में क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है विद नॉर्मल प्लस माइनस जो भी दिया गया है। तो यहाँ स्केलर में 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप इंटू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो 3 इंटू -2 आएगा -6, -4 तो -4 प्लस 5 -15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 25 आ जाता है, -25 -25। ठीक है। अब वेक्टर्स वेक्टर्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक बहुत आसान सा एक ट्रिक बताऊंगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वेक्टर। ठीक है। वेक्टर में ए और बी कंपोनेंट आप देख सकते हैं, ए और बी कंपोनेंट आप देख सकते हैं यहाँ। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा ट्रिक बता के दे रहा हूँ जिससे जल्दी हो जाए। 3 लिखेंगे पहले, फिर -4, फिर 5, और नीचे लिखेंगे -2 1 -3। इसी चीज को हम एक और सेट में फिर से रिपीट करेंगे। वो हो गया 3 -4 -5 -2 1 -3। ठीक है। हमने दो सेट में दो बार इसे सेम चीज को लिख दिया, और पहला और आखिरी जो भी कॉलम है उसको कैंसिल कर देंगे। पहला और आखिरी कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे, और बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i कैप लिखेंगे इंटू 12, -4 इंटू -3 12 होता है, और -5 -j कैप इंटू, क्योंकि हमने -4 इंटू -3 पहले किया था, तो इधर हम -3 इंटू 3 करेंगे पहले, फिर माइनस ऑफ -10 प्लस k कैप -3 +3 -8 -8। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 12 -5 7 आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो 10 +10 -9 -j कैप आ जाएगा, और +8 +3 हमारे पास क्या आएगा, 5। ठीक है। नहीं, ये -3। ठीक। 7i कैप, ठीक है, 5k कैप +5k कैप। ठीक है। हमने -4 इंटू -3 किया पहले, फिर बस इस पैटर्न को एक ही बार रिपीट करना है, इसके बाद ऑपोजिट कर देना है, -3 इंटू 3, फिर -2 इंटू -4 लिखेंगे। हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़िया। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी हम जानेंगे टॉर्क और मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का बेसिक सा डिफरेंस। टॉर्क हम सभी ने सुना हुआ है, टॉर्क 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं हम लोग। तो टॉर्क लिखेंगे हम लोग, टॉर्क, और यहाँ लिखेंगे एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का बेसिक सा डिफरेंस लिखेंगे। टॉर्क
डिनोट किया जाता है टाउ से। टाउ होता है डांसिंग टी, आर बार इंटू एफ बार। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे एल क्रॉस इज इक्वल्स टू आर क्रॉस इंटू पी क्रॉस। ठीक है, तो इस हर शब्द का मतलब जान देते हैं। आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ होता है, हम लोग को सबको पता है, फोर्स। एफ होता है फोर्स, एफ होता है फोर्स। आर फिर से वही हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पी हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम। एंगुलर नहीं, लीनियर। एंगुलर तो ये हो गया, ये हमारा लीनियर मोमेंटम। क्योंकि ये दोनों क्रॉस है तो टाउ को हम आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। एल क्रॉस को हम आर पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चंस आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद से ट्राई करेंगे। हो गया? नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो जो क्वेश्चन जो है वो हमें पूछ रहा है, 2 नाइफ्स आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ रॉड। ठीक है, रॉड दे दिया है हमें, और 2 नाइफ्स, यह 2 नाइफ्स जहाँ पर पूरा रॉड जो है बैलेंस हो रहा है, आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर। पूरे रॉड का लेंथ है 70 सेंटीमीटर। वेट ऑफ द रॉड जो है 4 kg है, और एन एडिशनल 6 kg इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। एन एडिशनल 6 kg इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नॉर्मल फोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे। वो होगा ऐसे 2 नाइफ्स। ठीक है, 2 नाइफ्स। इसमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है इट इज़ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स देगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एट डिस्टेंस 10। तो हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, दोनों साइड 10 लिख लेंगे हम। 10 लिखने के बाद, और पूरे रॉड का जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 0, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर। और बाद में बोला गया है वेट ऑफ द रॉड इज़ 4 kg। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट यही था, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज़ दैट पॉइंट वेयर द एंटायर वेट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। सो इसका वेट अगर 4 kg बोला गया है तो उसका पूरा वेट यहाँ सेंटर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, उसको हम W लिख देते हैं। और एक और एडिशनल वेट भी डाला गया है, वो है 6 kg है। कहाँ? एट 30 सेंटीमीटर। तो कहीं भी, दोनों साइड में से कहीं भी लिख सकते हैं इस 6 kg को। हम ये साइड लिख देते हैं 6 kg, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। वेट जो है मिड पॉइंट पर रहेगा हमेशा, सेंटर ऑफ मास। तो मिड पॉइंट, टोटल लेंथ 70 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट क्या हो गया हमारा? 35 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जो सबसे प्राइमरी जो हमारा कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है वो है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज फोर्स होगा,
तभी जाके पूरा इक्विलिब्रियम बनता है। ये हमारा सबसे पहला प्राइमरी कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ जो N1 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। देखिए N1 जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, और जो ये मास जो 6 kg है और ये जो वेट जो है ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका घड़ी चलता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ये N1 जो है ये दोनों नॉर्मल फोर्स मिला के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को तो सबसे पहली बात उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। N1 हम क्या करेंगे, फोर्स टॉर्क अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो इसका जो फोर्स है वो N1 है माइनस, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है, और उसका डिस्टेंस हम लेंगे सेंटर ऑफ मास से। हमेशा क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास 35 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर को हटा देंगे 35 से, तो हम लोग के पास कितना बचेगा 25 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस जो है वो हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, N1 इंटू 25 सेंटीमीटर। हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही लीजिएगा डिस्टेंस को। यहीं पर बहुत लोग फर्स्ट स्टेप में ही गलत हो जाते हैं, वो लेते हैं एज से नहीं लेना है, सेंटर ऑफ मास से लेना है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास, फोर्स और सेंटर ऑफ मास से क्या डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, और N1 भी लिखेंगे N1 इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स। तो हमें यही N1 और यही N2 को ढूंढना है। इसे N2 बना देते हैं। ठीक है, N1 और N2 को ढूंढना है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दो फोर्स लग रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। अब हम क्लॉकवाइज की तरफ देखेंगे तो 6 kg जो है 6 kg को लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे और बाद में डिस्टेंस को लिखेंगे। डिस्टेंस जो हो जाता है फिर से हम सेंटर ऑफ मास से लेंगे। अगर ये 30 सेंटीमीटर पर है और ये 35 सेंटीमीटर पर है तो इसका बीच का जो डिस्टेंस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 5। ठीक है, बहुत आसान है। प्लस एक और जो है 4 kg इसका वेट जो है 4 kg, वो क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पर ही है तो कहीं और डिस्टेंस और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा हमें, 0 लिखेंगे हम, 4 इंटू 0, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास का ही वेट। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, हमारा पहला इक्वेशन। इसे हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िया। पहला इक्वेशन है, बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है। सेकेंड जो हमें जाना है वो करना है हमें अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स। मतलब अगर ये अपवर्ड फोर्स है, अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये अपवर्ड फोर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नॉर्मल फोर्स बोला गया है, पूछा गया है, और यहाँ दो वेरिएबल है N1 और N2। हमारे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल के लिए हमें दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये सबसे पहला इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन में हमें फोर्स को बैलेंस आउट करना है, तो N1 प्लस N2 अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 6 + 4 डाउनवर्ड फोर्स। तो मैं इक्वेशन के तौर पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 6 + 4। ठीक है, तो N1 प्लस N2 हो जाएगा 10। तो N1 प्लस N2 हो जाएगा 10। ये हमारा डाउनवर्ड बैलेंस ऑफ फोर्स हो गया। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशंस आ जाते हैं हमारे हाथ में। इन दो इक्वेशंस को लेके हम दो वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पास था N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 6 + 4 10। केजीस में है, हम इसको अगर न्यूटन में लिखेंगे, अगर सीधा कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम इसको न्यूटन में लिखेंगे तो वो इंटू 10 हो जाएगा, इंटू जी, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है तो 100 लिख देंगे हम इसे। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, N1 माइनस M1 इंटू 25 प्लस N1 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 + 4 इंटू 0। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसको हम 25 को कॉमन ले लेंगे तो 25 माइनस N1 प्लस N2 6 इंटू 5 30। ठीक है, 5 5 = 25, 5 6 = 30।
माइनस N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 6/5, तो ये आ गया 1.2। ठीक है, 1.2 है। इसको भी हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर से दो इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इन दो इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे बढ़िया आसानी से और हमें मिल जाएगा N1 और N2। N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 100 और माइनस N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2N2 आएगा, 2N2 112 और N2 हो जाएगा 112/2 विच इज़ इक्वल्स टू 56 न्यूटन। 56 न्यूटन, अगर N2 56 न्यूटन है तो N1 प्लस 56 इज इक्वल्स टू 100, तो N1 आ जाएगा हमारा 44 न्यूटन। तो हमारे पास दोनों नॉर्मल फोर्स आ चुके हैं। हमें क्या करना था, सबसे पहला स्टेप क्या करना था, हमने देखा सबसे पहला स्टेप हमने लिखा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स। तो हमने इक्वेशन लिखा, जब हमने इक्वेशन लिखा तो देखा दो वेरिएबल्स है, तो हमने एक सेकेंड इक्वेशन भी लिखा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लिखने के बाद हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें दोनों अपवर्ड फोर्स का जो भी नॉर्मल रिएक्शंस था, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द नॉर्मल फोर्स, वो हमें मिल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार अप्रोच मिल जाए तो अच्छे से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। अ लैडर ऑफ लेंथ 3 मीटर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल. The distance from the base of the ladder to the wall is 1 meter. Find the force between the ladder and the wall and find the force between the ladder and the floor. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा। दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। पॉज करके वीडियो को सॉल्व करेंगे, पहले अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, साथ में सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, साथ में सॉल्व करेंगे। हो गया, कर लिया ट्राई आप लोगों ने, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लैडर दे दिया गया है हम लोग को 3 मीटर, ठीक है। लैडर और वॉल बनाना है, तो ये हमारा डायग्राम है। एक लैडर जो है वो इंक्लाइंड पोजीशन पर रेस्ट कर रहा है हमारे वॉल पर, और लैडर का लेंथ हमें 3 मीटर दिया गया है। और इसमें क्या बोला गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द वॉल इज़ 1 मीटर। बेस, ठीक है, बेस ऑफ द लैडर टू द वॉल, मतलब बेस ऑफ द लैडर टू द वॉल डिस्टेंस बताया गया हम लोग को 1 मीटर। तो अच्छा सा ट्रायंगल सा बन गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा हमारे पास, 3 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डालेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो 8x आएगा 2√2। तो ये जो है ये है 2√2, ये साइड 2√2 है। अगर लैडर ऐसे रेस्ट कर रहा है तो हम लोग पहले इसका कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। ए एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, सबसे पहली बात ये एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ये अपवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में F1, ठीक है। और यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ और एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता है वेट। यहाँ वेट की ज़रूरत है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, जैसे कि हमने पढ़ा होता है सेंटर ऑफ मास, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। और एक और फोर्स लगाएगा इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है पूरे बॉडी को, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नीचे से भी एक फोर्स लगेगा
ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसे हम F बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा है पहले हमने लैडर बनाया, ये लैडर उसको रेस्ट करवाया वॉल के अगेंस्ट, और इसमें सबसे पहले तो फोर्स लगेगा वॉल टू द लैडर F1। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल फोर्स बनाता ही, आप सबने पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कि वो एक नॉर्मल फोर्स बनाता है। और क्योंकि ये पूरा सिस्टम अभी एंटी क्लॉकवाइज में है और इसको बैलेंस करने के लिए एक क्लॉकवाइज फोर्स का लगना भी ज़रूरी है, वो दोनों इक्वल रहेगा तभी ये लैडर रेस्ट पर रहेगा, वरना लैडर मोशन में आ जाता। ठीक है, ये बैलेंस हो गया और पूरा सिस्टम, पूरा लैडर का जो मास जो है वो सेंटर ऑफ मास इधर पर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है फोर्स बिटवीन द लैडर एंड द वॉल, लैडर एंड द वॉल, तो F1 पूछा गया एंड फोर्स बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर, लैडर एंड द फ्लोर, तो F भी पूछा गया। ठीक है, हमें F1 ढूंढना है और F भी ढूंढना है। बहुत इजी हो गया होगा अभी हमें इक्वेशंस लिखना है, तो पहले तो लिख लेते हैं F1 इज इक्वल्स टू F, F1 इज इक्वल्स टू F, और फिर से वही हम लगाएंगे। सबसे पहला फ्रेमवर्क, सबसे पहला पॉइंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, तो इधर लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। तो यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। यहाँ F1 है, इसको बैलेंस आउट कर रहा है W, तो F1 एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमको याद ही होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये F1 क्या हो गया हमारा फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो गया, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सही बात है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू हम लिखेंगे 2√2। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा जाएगा, W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया हम लोगों का फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्सटेंड करेंगे तो ये मिड पॉइंट पर आ रहा होता है। इसका पूरा लेंथ L है, इसका मिड पॉइंट का लेंथ होगा कितना हमारे पास, इसका मिड पॉइंट का लेंथ होगा 0.5, W इंटू 1/2 लिखते थे। ठीक है, और W क्या था हमारे पास, वेट ऑफ द लैडर हम लोग को दिया गया था, कहाँ, लैडर ऑफ लेंथ अगेंस्ट वॉल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। ठीक है, वेट नहीं दिया गया है, हम वेट को 20 kg ले लेते हैं, वेट को हम 20 kg ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो F 2√2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 1 2 10। ठीक है, F/2√2, तो जो फोर्स जो है आपको आएगा F का 5/√2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको करीबन 35 न्यूटन के आसपास आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो हाँ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। द फोर्स बिटवीन द लैडर एंड द वॉल F1 35 न्यूटन। हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिक सा फ्रेमवर्क लिखा है। सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली डायग्राम से, क्लॉकवाइज फोर्स ये है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स ये है, और टॉर्क में हमने पढ़ा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों को हमने लिखा और बहुत आसानी से हमें F1 मिल गया जो 35 न्यूटन है। अब हम ढूंढेंगे द फोर्स बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। फोर्स बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर है ये F, इस F को हम ढूंढेंगे। हम डायग्राम फिर से एक बार बना लेते हैं। तो ये था हमारे पास लैडर, ये हो गया हमारे पास
F1, ये हो गया हमारे पास N, ये हो गया हमारे पास F। ठीक है, बढ़िया। अगर अभी हमें अपना ढूंढना है F2, द फोर्स बिटवीन लैडर एंड फ्लोर इज F2। इस F2 को हमें ढूंढना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि बढ़िया से समझ में आए। ये हाइपोटेनस है F2, ये F है, ये N है। इस F को बेसिकली हमने इधर जाके जोड़ दिया है। ठीक है, ये N है, ये F है, F2 है। F2 हो गया हमारा हाइपोटेनस, इसको स्क्वायर में डालेंगे, N स्क्वायर डालेंगे, F स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, और हम जानते ही है, हमने लिखा हुआ था फर्स्ट पेज में F1 इज इक्वल टू F, और हमें F1 का वैल्यू मिला 35, तो इसको लिखेंगे 35 न्यूटन, और वेट हमने 20 kg लिया हुआ था, 20 kg लिया हुआ था। तो 20 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, आपको 4 4 0 और 35 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1225। F2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाना चाहिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाने चाहिए इसका 200। ठीक है, दोनों पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसमें एक एडिशनल कुछ पूछ सकता है, तो वो आपको पूछ सकता है द एंगल। ठीक है, द एंगल पूछ सकता है बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर, बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्लोर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है tan अल्फ़ा। एंगल पूछेगा तो tan अल्फ़ा लिखना है N/F। एक एडिशनल है, क्वेश्चन में नहीं था। तो N हमारे पास है कितना, 200। F जो है 35 है हम लोग के पास। तो अल्फ़ा इसको सॉल्व करेंगे 40/7, अल्फ़ा tan इनवर्स ऑफ 40/7। ठीक है, सॉल्व हो गया। F2 भी हो गया हम लोग से सॉल्व, F1 भी हो गया हम लोग को सॉल्व। ये बेसिक फ्रेमवर्क याद रखना है, ये बेसिक लाइन याद रखना है, ये आपको सही अप्रोच मिल जाएगा हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, F2 भी मिल गया हमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे नीट के PYQ से उठाया गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं पहले। अ स्केल ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर हैज़ अ वेज placed at 40 centimeter, a 2 kg is placed at 20 centimeter and mass m at 160 centimeter. Find the weight of m if the weight of the rod is 500 grams. अच्छा से एक बार डायग्राम बनाएंगे और खुद से अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पॉज करके वीडियो को सॉल्व करें, पहले सॉल्व करें कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व किया आपने, क्वेश्चन आंसर आया तो चेक कीजिए, नहीं आया तो देखिए कैसे बनता है। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन में जो भी दिया है, स्केल बोला गया है हम लोग को, ठीक है, मोटा सा एक स्केल बना लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। स्केल बोला गया है जो 200 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 0 to 200 लिख देते हैं। एक वेज जो है वो प्लेस्ड है एट 40 सेंटीमीटर, वेज इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देते हैं हम। एक वेज जो है करीबन 40 सेंटीमीटर प्लस है एंड एन एडिशनल 2 kg मास। तो क्वेश्चन में एडिशनल 2 kg मास एट 20 सेंटीमीटर। तो इधर एक डायग्राम बनाते हैं, M
तो इसको 20 कितना 2 kg ठीक है, इसको लिखेंगे हम 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। वेज जो है 40 सेंटीमीटर का। एंड मास एम एट 160 सेंटीमीटर, मास एम एट 160 सेंटीमीटर, 160 कहीं तो इधर आएगा, ठीक है। मास एम बताया नहीं गया है, 160 सेंटीमीटर। फिर से वही अप्रोच यूज़ करेंगे हम लोग जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। तो इसमें बेसिकली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है वेज को, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेट आप डालेंगे यहाँ एम जो दोनों साइड बैलेंस हो जाए, ऐसा बैलेंस हो जाए ताकि वो चीज़ जो ऐसे जो है बैलेंस हो जाए और एक तरफ झुक ना जाए, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये वेज के लेफ़्ट साइड और राइट साइड। इस क्वेश्चन का अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को, इस स्केल को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, वेज के लेफ़्ट साइड और वेज के राइट साइड। करना वही है, बैलेंसिंग ही करना है, लेकिन अप्रोच आपको बता रहा हूँ। तो हम लेंगे 2 kg इंटू, फिर से डिस्टेंस जो लेंगे आप वेज से लेंगे, ठीक है, एंड से नहीं लेंगे, वेज से लेंगे। जहाँ भी मास जो है, मास से लेके वेज तक जो भी डिस्टेंस है, यहाँ 20 माइनस 40, 40 माइनस 20, हमारे पास 20 सेंटीमीटर आता है, तो हम 20 लिखेंगे, ठीक है। हो गया ये साइड का 40। और एक और चीज़ दिया होगा हमारे क्वेश्चन में, इसका वेट। जी हाँ, वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ द रॉड इज़ 500 ग्राम्स, ठीक है, बहुत अच्छा। वो लिखना भूल गए थे, तो ये हो गया वेट जो है 500 ग्राम। तो जैसे कि हम जानते ही है, सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ रहता है, एट द सेंटर। तो सेंटर ये 100 सेंटीमीटर पर रहेगा, तो हम 500 ग्राम्स लिखेंगे। क्योंकि हम केजीस में बात कर रहे हैं तो इसको केजी में, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू डिस्टेंस क्योंकि ये सेंटर पर ही है तो इसको हम ज़ीरो नहीं लेंगे इस बार। पिछले बार हमने ज़ीरो लिया था क्योंकि उसमें वेज नहीं था, वो दोनों साइड बैलेंस था। इस पर हम हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द वेज लेंगे। तो ये 100 सेंटीमीटर पर है, वेज 40 सेंटीमीटर पर है, डिस्टेंस क्या हो गया 100 माइनस 40 जो हो गया 60, प्लस m इंटू 160 माइनस 40, वेज से डिस्टेंस फिर से लेंगे तो 120, ठीक है। बैलेंस हो गया, हमने सारा को बैलेंस कर दिया। लेफ्ट साइड में जो भी था उसको राइट साइड से बैलेंस कर दिया। वही चीज़ हमने किया है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ आसान भाषा में, वेज की लेफ्ट और राइट साइड में जो भी चीज़ है उसको वैसे डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा फ्रेमवर्क था, मैंने आपको समझा दिया। अब इस इक्वेशन को लिख के हम सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, फाइंड एम, ठीक है, फाइंड एम एक वेरिएबल है, ठीक है, फाइंड एम। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा ये साइड, इसको 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 30, तो 30 प्लस 120 एम। 30 को ये साइड ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 120 एम, एम इज इक्वल्स टू 10/120 विच इज़ ऑल्सो 1/12 kg। तो हो गया सॉल्व। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, नीट का PYQ भी था। बताइएगा कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है सही से, कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है। हो गया सॉल्व, समझ गए सब लोग, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आखिरी जो टॉपिक जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं लिख देता हूँ पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे जो है हमेशा कुछ थियरम्स में फंस जाते हैं। मैं उस थियरम्स के लिए आपको बताऊंगा वन लाइनर सोल्यूशन, जिससे आपको पता चल जाए कहाँ कौन सा थियरम लगाना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू mr², I इज इक्वल्स टू mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सम ऑफ द टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास ऐसे, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है,
वो एक लाइन होता है जिसके अराउंड पूरा बॉडी रोटेट होता है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर्मूला इसका निकल के आएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हम सब ने सुना होगा, हम सब ने देखा होगा इस फॉर्मूला को। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम है मास, आर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन इसका एप्लीकेशन तगड़ा है। ठीक है, समझ गए सब लोग? एक और एग्जांपल दिखा दूँ, चाहे तो आपके छत के ऊपर, नहीं छत पर ही, आपके सिर के ऊपर जो फैन जो है, ठीक है, ये भी रोटेट कर रहा होता है ओमेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखें, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिलेगा। ये है क्वेश्चंस, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आई मतलब मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश एंड अबाउट एक्स एक्स डैश। एक बार सॉल्व कीजिए, आप समझिए एम क्या होता है, मास होता है, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कीजिए एक बार। आसान सा सवाल है, हो गया सॉल्व। चलिए देखते हैं, डायग्राम को फिर से एक बार बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है। ओके, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, मास 3 मास ले लिया हम लोगों ने, 3 मास ले लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आई नेट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 3 मास है इधर, तो 3 इनर्शिया भी आएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3। फर्स्ट हम लोग अबाउट एक्स एक्स डैश फाइंड आउट करते हैं। अबाउट एक्स एक्स डैश, अबाउट एक्स एक्स डैश फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो I1 हमारा हो जाता है, और इसको I1 लिखते हैं, इसको I2 लिखते हैं, और इसे I3। तो I1 M, डिस्टेंस कुछ नहीं होगा I1, क्योंकि वही पॉइंट पर है, वही पॉइंट से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो x जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। I2 जो है M, सब इक्वल मास है तो M M M ही लिखेंगे, और इसका जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। सपोज इसको a मानेंगे तो ये a/2, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, I/3 भी सेम है, I/3 भी सेम हाफ डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऑन द एक्स एक्सिस, तो m लिखेंगे, फिर a/2 का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा ma² प्लस ma² विच इज़ इक्वल्स टू 2ma² ma²/2। तो पहला सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एक्स एक्स डैश का, अबाउट एक्स एक्स डैश ma²/2। ठीक है, बहुत इजी है। अबाउट, इसमें दूसरा सब क्वेश्चन भी है, अबाउट वाई वाई डैश, अबाउट वाई वाई डैश। फिर से एक और बार बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। यहाँ वाई वाई डैश, m लिखेंगे, m लिखेंगे, m लिखेंगे। ठीक है, जैसे I1 I2 I3, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
I1 जो है इज़ एट अ डिस्टेंस a, ठीक है, थोड़ा मेसी हो गया है पर कोई बात नहीं। डिस्टेंस जो है a I1 का m इंटू ए स्क्वायर प्लस I2 जो है वहीं से पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, I2 से ही पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो m इंटू ज़ीरो, कोई डिस्टेंस नहीं है, और इससे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन वहीं से पास कर रहा है, तो m इंटू ज़ीरो हमारे पास m a स्क्वायर आता है। तो ये था आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, बहुत इजी था, सभी लोग ने किया होगा शायद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, एक रेक्टेंगल सा डायग्राम दिया हुआ है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, पॉज करके सॉल्व करेंगे जल्दी से। हो गया सॉल्व, बढ़िया, चेक कर लीजिए। हम लोग भी डायग्राम बना लेंगे पहले। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, बढ़िया सा एक ए बी, मास m मास m मास m मास m, ठीक है, 4 मास m लिख दिया हम लोगों ने सेम टू सेम। और हम लोग जानते हैं एक टोटल डायमीटर का, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, एडिशन ऑफ मास शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में, कि पूरा डायगोनल का लेंथ जो होता है वो a√2 होता है, ठीक है। पूरे डायगोनल का लेंथ अगर a√2 है तो हाफ द डायगोनल का लेंथ क्या होगा, तो देखिए a√2 है, उसका हाफ करेंगे तो हमें a√2 ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, तो 2a √2 इंटू √2 2 आता है और 2√2, तो ऐसे हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो a√2 डिस्टेंस जो हो गया a√2, यहाँ से a√2 तो यहाँ से भी a√2 होगा, ठीक है, बढ़िया। ABCD, ठीक है, ABCD नहीं चाहिए, इसे I1 I2 I3 एंड I4 लिखेंगे। तो I1 बढ़िया से हम लिखेंगे m, फिर से I इज इक्वल्स टू नेट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 4 है इधर मास, तो 4 इनर्शिया भी होंगे, 3 और एक चौथा 4। I1 लिखेंगे हम, क्योंकि चारों सेम होगा, 2 सेम होगा, हर 2 पेयर सेम होगा, तो I3 और I2 तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मास के थ्रू ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, हमने पिछले केस में भी देखा था। तो x का वैल्यू जो है, r का वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम लिख देते हैं I2 इज इक्वल्स टू I4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। I1 और I3 का वैल्यू सेम होगा, m इंटू आर स्क्वायर, यहाँ का r का वैल्यू क्या है, a/√2, a/√2 का होल स्क्वायर। I3 का भी सेम है, ठीक है, ma²/2 ट्वाइस लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा ma², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना था ना। तो नेट हमारा आई जो आंसर आएगा वो होगा ma²। हो गया सॉल्व, कैसा लगा सॉल्व करके। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, बीच में पूरा पेपर हार्ड नहीं होता है। बीच में इस साल भी 2025 में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के भी थे, कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के भी थे जो अटेम्प्ट किए जा सकते थे अगर माइंडसेट सही होता। तो ऐसे कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं थियरम्स की तरफ। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ बहुत बार सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। 3 थियरम, इन तीनों में कई बार बच्चे बहुत अच्छे से
डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। थियरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI, ठीक है। पहला जो थियरम है बहुत पॉपुलर है, फॉर रेगुलर शेप्ड बॉडीज, फॉर रेगुलर शेप्ड बॉडीज, फॉर रेगुलर शेप्ड बॉडीज। इसमें क्या होता है, व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन द लाइन passes through, when the line passes through perpendicular, when the line passes through perpendicular to the plane, when the line passes through perpendicular to the plane, then it is applicable, then it is applicable, then it is applicable, ठीक है। क्या applicable है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr², डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, हमारा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर 2/5 mr², एक हॉलो सिलेंडर 2/3 mr²। एक डायरेक्ट चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, एक डिस्क mr² है, रिंग उसका आधा mr²/2, सॉलिड सिलेंडर जो है 2/5 mr², और हॉलो सिलेंडर जो है 2/3 mr²। ये कब अप्लीकेबल होगा, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन द लाइन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, व्हेन द लाइन पासिस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन, then this first theorem, these all points are applicable। जब it passes through perpendicular, very important word, perpendicular, ठीक है, through perpendicular, very important। इसको अपना आइडेंटिफाई कर लिया, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और भी आता है थिन रॉड ml²/12 एट सेंटर, अगर ml²/3 हो जाएगा एट वन एंड, ठीक है, ml²/3 एट वन एंड। बढ़िया, सेकेंड थियरम की तरफ चलते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और की पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड जो की पॉइंट है, व्हेन द लाइन passes along the diameter, when the line passes along the diameter, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। when the line passes along the diameter, याद रखिएगा, when the line passes along the diameter, then we apply perpendicular axis theorem, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता क्या है, बेसिकली जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसको बाई 2 कर देना है। ये सिंपल भाषा में सिंपल ट्रिक। नीट में देखो यार, आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के स्टेप वाइज आंसर नहीं करना होता, आपको यही सारे कीवर्ड्स, टिप्स और ट्रिक्स याद रखना होता है, ताकि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सके। क्योंकि अभी टाइम ही कम कर दिया गया, आपके पास 3 ही घंटा रहता है, तो आपको इन टिप्स और ट्रिक्स से ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमने mr² पढ़ा था डिस्क का, तो इधर बाई 2 करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो डिस्क का अभी हम लोगों ने mr² पढ़ा था, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, mr²/2, ठीक है। रिंग का हम लोगों ने पढ़ा था mr²/2, तो mr²/4, ठीक है। mr²/4 और सॉलिड सिलेंडर वैसे ही सेम, डिवाइडेड बाई 2, 2/10 हो जाएगा mr²। हॉलो सिलेंडर 2/3 था, 2/6 हो जाएगा mr²। थिन रॉड का भी सेम,
ml² / 12 था, ml²/24 हो जाएगा, ml²/24 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज जाएंगे तो देखिए वो IZ होता है, IZ = IX + IY, और बाद में IX = IY, बाद में दोनों को ऐड करेंगे तो IZ = 2IX/2। तो ये स्टेप वाइज होता है, आप देख लीजिए एक बार, लेकिन याद ऐसे ही रखिएगा, /2। एक बार कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिख दिया है, लेकिन ऐसा याद रखना है, अलॉन्ग द डायमीटर और /2। ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम जो है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ध्यान से सुनिएगा, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हेन द लाइन passes through perpendicular, the line passes through perpendicular, the line passes through perpendicular and through one end or tangent, then we use parallel axis theorem। एक बार डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा देता हूँ। व्हेन द लाइन पासेस थ्रू परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ऑल्सो पैरेलल टू वन ऑफ इट्स टैंजेंट, तो दो लाइन हो गया, दोनों पैरेलल लग रहे हैं। ठीक है, तब हम इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, में एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है हम लोग के पास। वो फॉर्मूला क्या है जान लेते हैं। I = IO + mx², IO + mx²। x क्या है पहले देखते हैं। x है ये द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। स्पीयर है तो वो रेडियस हो जाएगा, r हो जाएगा। IO है, वो IO होता है जो हमने ओरिजिनल इनर्शिया पढ़ा। सपोज ये डिस्क है तो इसका IO हो जाएगा mr², और x जो हो जाएगा वो r है तो mr²। फिर से, क्योंकि x जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन एंड द टैंजेंट, उसको डिस्टेंस बिटवीन, उसको x बोलते हैं, x से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो mr², तो हो जाएगा 2mr² इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। एक और डायग्राम बना लेते हैं ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक रॉड ले लेते हैं इस बार। ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो टैंजेंट। क्वेश्चंस में ऐसे देगा, ये सब लाइन जो है आपको क्वेश्चंस में ढूंढना पड़ेगा। ये लाइन आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कौन सा थियरम कब अप्लाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करके आपको ऐसे डायग्राम बनाना है और इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थिन रॉड है। अगर इसका पूरा का लेंथ L ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा L/2। सही है। सो I = IO + mx², फिर से, और ये मिडिल से पास हो रहा है, सेंटर से, तो हमने क्या पढ़ा था, ml²/12, ml²/12 + m, डिस्टेंस क्या हो गया फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, क्या डिस्टेंस है हमारे पास, L/2, तो L/2 का स्क्वायर, तो ml²/12 + ml²/4। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये जो वन लाइनर्स जो मैंने आपको बोला था, पहला थियरम में इट शुड पास परपेंडिकुलर, सेकंड थियरम में इट शुड पास अलोंग द डायमीटर, और थर्ड थियरम में इट शुड पास थ्रू द परपेंडिकुलर एज वेल एज थ्रू वन ऑफ द एंड और द टैंजेंट, सो दैट इट अपीयर्स पैरेलल। तब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना होगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, I = I0 + mx², I0 + mx²। बहुत इजी है, हो गया, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिलेगा, क्वेश्चन का जो है क्लैरिटी मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन
पढ़ते हैं एक बार. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 सॉलिड स्पीयर्स lying about x axis, then moment of inertia about y axis along y axis is. moment of inertia along y axis is. 3 स्पीयर दिया हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है along y axis. ये क्या है? सॉलिड स्पीयर्स है. तो एक बार खुद से सॉल्व करेंगे. वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए. हो गया सॉल्व? हो गया, बढ़िया. अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. तो हमें 3 स्पीयर दे दिया गया है, ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, 3 स्पीयर दे दिया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस पूछा है, एक्स नहीं वाई पूछा है. ठीक है, तो ये सॉलिड स्पीयर्स है, लिख लेते हैं एक जगह. सॉलिड स्पीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 2/5 mr². 2/5 mr². ठीक है, तो क्योंकि 3 स्पीयर है तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होंगे. I = I1 + I2 + I3. इसको हम I1 लिखते हैं, इसको हम I2 लिखते हैं और इसे हम I3 लिखेंगे. क्योंकि I2 आप देख सकते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि इट पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज़ प्रेजेंट, इट पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो उसका x जो है, r जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है. तो हम लोग लिखेंगे I2 जो है वो 0 है. I1 और I3. I1 जो है तो यहाँ आप देख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्योंकि हम यहाँ साफ साफ 2 लाइन को देख सकते हैं, एक परपेंडिकुलर है और एक वाई एक्सिस है. तो ये एक पैरेलल, जैसे कि मैंने बोला हुआ था कि आपको 2 पैरेलल लाइंस दिखता है. ठीक है, दिखता है क्योंकि डायग्राम में इन्होंने स्टेटमेंट में नहीं मेंशन किया है, लेकिन डायग्राम में देखने से हमको साफ साफ पता चल जाता है कि वो 2 पैरेलल लाइंस बन रहा है. ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस बनेगा. तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने देखा हुआ है I_O + mx². I_O + mx². I_O क्या है इधर? 2/5 mr² 2/5 mr² प्लस x जो है हम लोग डिस्टेंस लेंगे टैंजेंट से. ये जो टैंजेंट जो है इसका डिस्टेंस जो होगा ये हो गया r और एक और r. सो 2r का स्क्वायर. ठीक है, 2/5 mr² प्लस 4mr². तो 4×5 = 20. 2/5 4×5 = 20. 22/5 mr². 2×2 = 4. ठीक है, r. हाँ, तो यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक किया है, ये r नहीं होगा. फिर से एक और बार सॉल्व करते हैं. तो हमने 3 स्पीयर लेना है. y और x 3 स्पीयर लिया है हम लोगों ने. और I = I1 + I2 + I3 लेंगे. I1 + I2 + I3 लेंगे. इसको लिखेंगे I1, इसको लिखेंगे I2, इसको लिखेंगे I3. I2 जो है वो 0 हो जाता है क्योंकि इट पासिस थ्रू द एक्सिस. जहाँ एक्सिस है वहीं से पास हो रहा है, तो I2 0 हो गया. I1 को हम लिखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉलो कर रहा है ये, हम साफ साफ देख सकते हैं. पैरेलल एक्सिस इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, बल्कि डायग्राम में हिंट छुपा हुआ था. पैरेलल एक्सिस आप 2 लाइन देख सकते हैं, इट पासिस पैरेलल. तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. I0 + mx². I0 + mx². तो 2/5 m. रेडियस जो है हम 2r लेंगे क्योंकि बड़ा सर्कल को हम अज्यूम करेंगे. ठीक है, 2r का होल स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स. फिर से दो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल लाइंस इज 2r, उसका भी स्क्वायर लेंगे. तो 2² 4, 4 8 हो जाएगा. 4mr². सो 28 mr². ठीक है, 28 mr². I1 और I3 जो है सेम होगा. I1 और I3
तो इसको हम इधर लिखते हैं I1 इज इक्वल्स टू I3, इसलिए 2 इंटू 28/5 mr²। 28/5 mr² होता है 46/m mr²। क्योंकि हमारा I2 0 था तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर आ जाता है 46/5 mr²। 46/5 mr²। बढ़िया, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या बता रहा है? इफ़ x डैश इज पासिंग थ्रू द स्पेरिकल शेल, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। बढ़िया, पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व? बढ़िया, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। डायग्राम हमारा 3 अंडे दिए हुए हैं, 3 स्पेरिकल शेल्स। ठीक है, 3 स्पेरिकल शेल्स। x डैश सीधे बीच से निकाला हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये स्पेरिकल शेल्स मतलब हॉलो शेल्स। स्पेरिकल शेल्स का मतलब होता है हॉलो शेल्स। स्पेरिकल शेल्स मतलब हॉलो शेल्स। हॉलो शेल्स का इनर्शिया क्या होता है? 2/3। एक था सॉलिड 2/5, ये हॉलो का 2/3 mr²। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया? पासिंग थ्रू द स्पेरिकल शेल्स। ठीक है, तो इसमें हमें 2 थियरम का एप्लीकेशन करना होगा। 2 थियरम का एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि पहला I1 को देखेंगे, क्योंकि इसमें पहला I1 को देखेंगे, I2 और I3 3 स्पीयर है तो 3 इनर्शिया आ जाते हैं। I1 का तो इट पासिस थ्रू द डायमीटर, नॉट पासिस अलोंग द डायमीटर। ठीक है, पासिस थ्रू द डायमीटर। और कोई चीज़ थ्रू पास कर रहा है मतलब ये अलोंग मतलब ऐसे पास करना चाहिए थे, लेकिन अलोंग, इसको अलोंग बोलते हैं। अलोंग पास करता तो हम सेकंड थियरम को अप्लाई करते, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया? थ्रू। ठीक है, थ्रू, और डायग्राम में थ्रू द डायमीटर दे दिया है। तो थ्रू द डायमीटर, अगर ये सर्कल है तो थ्रू द डायमीटर ऐसे परपेंडिकुलर जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पहला हम थियरम यूज़ करेंगे I1, पहला इनर्शिया, पहला स्पीयर के लिए पहला थियरम। क्यों? क्योंकि थ्रू लिखा गया, अलोंग नहीं लिखा गया। थ्रू मतलब परपेंडिकुलर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये नीट का PYQ भी है, रिपीट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस भी है। ठीक है, तो हम I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जहाँ I1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये हॉलो है तो 2/3 mr²। और I2 में हमें क्या दिख रहा है इधर? हमें क्या दिख रहा है इधर? हमें दिख रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें दिख रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लगाएंगे I0 प्लस mx², 2/3 mr² प्लस mr²। डिस्टेंस जो है रेडियस है r, तो 3/5 mr²। ये I2 है। I3 का भी सेम होगा, तो I3 का भी सेम, क्योंकि सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस पर भी है। 5/3 mr², 5/3 mr²। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सो 2/3 mr², 5/3 mr² प्लस 5/3 mr², 10/3 mr² हो जाएगा यहाँ से। और इसको जोड़ेंगे 2/3, 12/3 mr²। 3 1 3 4 आंसर है 4 mr²। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा एक PYQ भी था नीट का, तो बहुत हाई चांसेस है रिपीट होने के। अच्छे से देख लीजिए एक बार। सॉल्व हो गया। अब हम लोग का एक्चुअली में चैप्टर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बस यहीं तक है नए सिलेबस के अनुसार। लेकिन NTA का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपको रोटेशन के कुछ बेसिक्स भी बता देता हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक्स बता देता हूँ 5 मिनट में। शायद नहीं पूछे, लेकिन पूछ लिया तो
इसलिए मैं कुछ बेसिक हल्का फुल्का बेसिक समझा देता हूँ आपको। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, ये रोटेशन के अंदर आता है लेकिन फिर भी ठीक है चलो। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बोलते थे और रेडियस ऑफ गायरेशन में आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर बोलते हैं। सेम है, सारी चीज़ सेम है। के है क्या है, वही चीज़ है, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और एम क्या हुआ, अपना मास, नॉर्मल सा मास। आई है अपना इनर्शिया, सब जानते ही हैं, ठीक है। ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन में नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, डिस्क। अगर डिस्क में हमने जैसे पढ़ा था एम आर स्क्वायर, ठीक है, इनर्शिया जो हमने पढ़ा था एम आर स्क्वायर, तो इसका के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू इसका √1 पड़ जाता है। एम आर स्क्वायर बाई 2 हमने पढ़ा था, तो के का वैल्यू जो पड़ जाता है रूट पड़ जाता है इसके, इस बेसिस पर, इसके जो पार्ट पर रूट पड़ जाता है, तो r/√2, ठीक है। के हो गया r/√2। और अगर इसी चीज़ को हम k² बाई r² लिखेंगे तो ये हो जाता है बस 1/2, ठीक है। इसी चीज़ को हम 3 फिर से रिपीट करेंगे रिंग में भी। एम आर स्क्वायर, ये रूट r² का रूट r ही होता है, ये 1 हो जाता है। और सॉलिड स्पीयर 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया √2/5, यहाँ लिखेंगे 2। ऐसे ही हम हॉलो के लिए भी लिख सकते हैं। ये पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, फिर भी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। एम आर स्क्वायर जो है r/2 लिखेंगे और k/r² में 1/2, इसका बस रूट करना है। के का वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमम आपसे यही पूछ सकता है, के का वैल्यू, तो आप करेंगे इसका रूट, इनर्शिया जो बस ये सेकेंड पार्ट जो है उसका रूट करेंगे और k²/r², इसका रूट को निकाल देंगे, 1/2 डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे √2/5 है तो डायरेक्टली 2/5 लिखाएगा। और आखिरी पार्ट पर चलते हैं इसका। जैसे अगर लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में, ये आगे भी जाके आपको बहुत सारे चैप्टर में यूज़फुल होगा, तो देख लेते हैं आखिरी चीज़। लीनियर मोशन में जैसे कि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं तो रोटेशन में वो थीटा हो जाता है। वेलोसिटी को v लिखते हैं तो इधर पाई हो जाता है वो। a को, एक्सेलरेशन को a लिखते हैं तो यहाँ अल्फ़ा हो जाता है वो। मास को m लिखते हैं तो यहाँ हो जाता है इनर्शिया I। फोर्स लिखते हैं f यहाँ, तो यहाँ हो जाता है T। और अगर सपोज़ एक मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ आपको, तो हो गया F = mm, तो F टाउ हो गया, m हो गया यहाँ का I और a हो गया हमारा अल्फ़ा, ठीक है, बढ़िया। F को हम लिख सकते हैं dp/dt भी लिख सकते हैं। F हो गया यहाँ टाउ, dpp यहाँ लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, t वैसे ही रहता है अपना टाइम। और काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵², ठीक है, हो गया। हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुका है अभी। अच्छा खासा लंबा वीडियो था, इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखे, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो देखा, फॉर्मूलाज को हमने जाना और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व हुए। कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपने जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, उसको पूछे हमसे, कमेंट बॉक्स में नीचे जाके मेंशन कीजिए। अगर ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।